आज के प्रशिक्षण सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे और ये है प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर कैसे दर्ज की जाए। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हमारी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी जा रही है, तो इसके लिए जो विधि के प्रावधान है उनके संबंध में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12 दंड प्रक्रिया संहिता का, सीआरपीसी का, उसकी जो धारा 154 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें दिया गया है कि अगर किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर इतला दी जाती है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ या प्रभारी निरीक्षक जो इंचार्ज है उसका दायित्व है कि वह एफआईआर को दर्ज करेगा। यदि वो ओरली भी दी जाती है यानी कि मौखिक रूप से दी जाती है तो उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में, लिखित में उसको कराएंगे और उसके बाद पढ़कर सुनाया जाएगा कि एफआईआर में क्या लिखा गया, उसका कंटेंट क्या है। तो इस प्रकार से एफआईआर लिखने का दायित्व एसएचओ का है। कई बार एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है, कारण बहुत से हैं। जो मैंने अभी तक इसके कारण देखे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण आता है भ्रष्टाचार। बहुत से लोग भ्रष्ट हैं, एफआईआर नहीं लिखना चाहते। बड़ी स्पष्ट डायरेक्शंस दी जाती हैं कि किसी भी अपराध को मिनिमाइज ना किया जाए, किसी भी अपराध को लिखने में कोई कोताही ना की जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। तो उसके लिए भी अब प्रावधान बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। उसके कारण कई हैं कि जिसमें एफआईआर लिखने में मना करने में, एक मैंने बताया भ्रष्टाचार, दूसरा कई बार हो सकता है कि मल्टीपल डायरेक्शंस हो। कई बार कोई पॉलिटिकल बॉसेस से या किसी इस तरह के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कुछ क्लियर डायरेक्शन अगर नहीं मिल पा रही है तब भी एफआईआर में डिले हो जाता है। कई बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या झूठ बोलकर लिखाया जाता है जिसका एसएचओ को पहले से ही मालूम है, तो उससे भी वो कई बार डिले करते हैं। लेकिन ऐसे सभी मामलों में आप क्या करें। अगर एफआईआर लिखने में थाने पर आनाकानी की जाती है तो उसके लिए प्रावधान है हमारा 154(3) में ही दिया हुआ है, जो सबसेक्शन 3 है उसमें दिया हुआ है कि उसकी इत्तला फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उनको बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर उसमें संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस अधीक्षक इसको स्वयं रजिस्टर कराकर उसकी खुद ही इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अपने किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकते हैं। तो ये प्रावधान 154 सीआरपीसी में दिए गए हैं। अब इसमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है एफआईआर के लिए तब उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से दी जाएगी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। यदि आपने एफआईआर लिखाई है तो इंफॉर्मेंट को उसकी निःशुल्क एक कॉपी तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। साथ ही जो एफआईआर लिखी गई है उसकी जीडी में भी एक एंट्री दर्ज की जाती है और इस पर सभी पर टाइम भी लिखा जाता है कि घटना का समय क्या है, घटना रिपोर्ट कब की गई है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि एफआईआर में सही तथ्य लिखे जाए, उसका विस्तार पूर्वक लिखा जाए। कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, जैसे कोई ओमिशन हो गया, आप जो है संकट के समय में है, आप पूरी तरह से नहीं देख पाए, तो एफआईआर में सभी फैक्ट्स का आना ये भी कोई जरूरी नहीं है। कुछ फैक्ट्स बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आ सकते हैं या बाद में अन्य गवाहों के बयान में भी आ सकते हैं। लेकिन एफआईआर लिखना बेहद आवश्यक है क्योंकि उसी के बाद हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा मूवमेंट में आ जाता है। तो एफआईआर अगर आपकी पुलिस के द्वारा सिर्फ एसपी को भी अप्रोच किया तब भी नहीं लिखी जाती, तो फिर इसका एक ऑप्शन और है जो धारा 156 है। उसमें 156(3) के तहत जो वहां के जुडिशनल जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो इस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेशित कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेट करने का अर्थ है कि एफआईआर को पंजीकृत किया जाना। वर्ष 2018 में सीआरपीसी में संशोधन किए गए, काफी महत्वपूर्ण है ये संशोधन भी, और इससे एफआईआर के संबंध में एक निर्देश है कि यदि कोई
महिला जो विक्टिम है वो दिव्यांग है, मेंटली या फिजिकली वो डिसेबल्ड है, चाहे टेम्परेरीली या परमानेंटली, तो ऐसी महिला के साथ यदि कोई अपराध घटित हुआ है, जैसे एसिड अटैक का अपराध हो गया 326 से 326B, उसी की तरह फिर ये बलात्संग का है, या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन 354 के केसेस हैं, या रेप के केसेस हैं जिसमें 376 और उसकी अन्य धाराएं जिसमें गैंग रेप भी है, और जो महिलाओं के साथ उनकी एज के अनुसार उसको कैटेगराइज भी कर दिया है। इस तरह के अपराध अगर घटित होते हैं तो उसकी FIR तत्काल लिखनी चाहिए। और यदि वो चाहते हैं कि उनके जो प्लेस ऑफ कन्वीनियंस, जिस स्थान पर वो महिला है, वहां जाकर जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उनको FIR दर्ज करनी होगी और उसकी कॉपी एक निःशुल्क वहीं पर देनी होगी और तत्काल उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। इसी तरीके से मेडिकल कराया जाना, ऐसे विक्टिम्स का मेडिकल भी तत्काल 24 घंटे के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं उसका मेडिकल का कराया जाना। इसी प्रकार से 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं, कलमबंद बयान जिनको कहते हैं, तो वो भी विक्टिम का अति शीघ्र करा देना चाहिए। यदि इस पर लापरवाही की जाती है तो ऐसे मामलों में यहां तक प्रावधान कर दिए गए हैं कि IPC की जो हमारे धारा 166A है, जिसमें पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कोताही करता है FIR लिखने में इन अपराधों के संबंध में, जो महिला संबंधी अपराध है, जैसा कि मैंने बताया 354A-B और साथ ही 376 का D, इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं उन सब में अगर थानाध्यक्ष FIR पंजीकृत समय से नहीं करते तो उनके खिलाफ भी FIR हो सकती है और इसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष की, इसमें मैक्सिमम सजा हो सकती है और इसमें 6 माह से कम की सजा नहीं होती। तो इस प्रकार के सख्त प्रावधान उसमें कर दिए गए हैं और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें FIR ना लिखने पर इनके सभी ऐसे थानाध्यक्ष जो इसके दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकरण के भी आदेश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। कुछ लोग FIR के एक इंसिडेंट की कई FIR लिखाना चाहते हैं। इंसिडेंट एक हुआ है, उसको तरह तरह से पेश किया गया, तो ऐसी एक इंसिडेंट की एक ही FIR होती है, उसकी कई FIR नहीं हो सकती। कुछ लोग क्रॉस FIR लिखने में एक पक्ष ने कुछ FIR दी है, दूसरे पक्ष ने दूसरी FIR दी है, तो ये भी इस प्रकार की FIR 2 पक्षों की दर्ज करने में कोई हर्जाना नहीं है, वो कर लेनी चाहिए। फिर कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं कि इंसिडेंट कई हुए हैं लेकिन उसकी FIR एक लिख दी गई, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि हर इंसिडेंट का अलग अलग FIR लिखा जाना आवश्यक है। जैसे मोटर वाहन के चोरी के बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, अपराध को छुपाने की दृष्टि से, संख्या कम करने की दृष्टि से एक ऐसा ही वाकया मैंने देखा कि उसमें लूट के मामले में या चोरी के मामले में जिसमें वाहन चले जाते हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इस प्रकार के अपराध भी बढ़ते जाते हैं, तो थानाध्यक्ष की कोशिश होती है कि जब कई घटनाएं एक साथ हो जाए तो उनकी एक FIR बना के लिख देते हैं। मैंने एक FIR देखी, उसमें लिखते हैं कि आज ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ सोम प्लाजा के सामने मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी, उसके बाद वहाँ बाइक जब मैं बाहर आया प्लाजा से तो उसके बाद देखा मेरी बाइक नहीं थी, चोरी हो गई है, मेरी FIR पंजीकृत कर ली जाए। मैंने वहाँ जब मौके पर सोम प्लाजा के आसपास कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ 6 मोटरसाइकिल या इस तरह की चोरियां पहले भी हो चुकी हैं, तो लगता है कि यहाँ अक्सर चोरी होती रहती है और 7 गाड़ियां यहाँ से चोरी कर ली गई हैं, तो एक FIR में इस तरह लिख दिया गया। तो ये गलत है, जब घटना हुई है तभी FIR होनी चाहिए। तो इस तरह की कई बार लोग टेक्निकल आधार पर उसको एक FIR में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अपराध कम दिखाने के लिए। इसी प्रकार का एक वाक्य मुझे याद है कि जब मैं ASP था तब एक टेस्ट FIR के लिए मैं बिजनौर के एक थाने पर DIG रेंज महोदय ने मुझे भेजा, तो मैं वहाँ मौके पर गया एक आम आदमी की तरह, वहाँ FIR लिखाने के लिए जब कोशिश की तो पहले कहा उन्होंने कि अभी हम 2 व्यक्ति थे जो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए क्या इंसिडेंट हुआ।
तो मैंने अपने एक साथी को थाने पर छोड़ दिया कि आप इंसिडेंट लिखाइए इसमें, और उन्होंने कहा कि आप चलिए, जो घटना हुई है घटना स्थल हमें दिखाइए। उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया मुझे पीछे, और फिर हम घटना स्थल पर गए। तो मैंने उन्हें वहां जाकर बताया कि इस तरह से यहाँ घटना हुई थी। तो थाना अध्यक्ष और बाकी जो हमारे जवान थे वो काफी मुझसे पूछताछ करते रहे कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने एक ऐसी स्टोरी बना दी थी, एक काल्पनिक सी कहानी बनाकर उनको सुना दी। तो उन्होंने कहा यहाँ कभी होती तो है नहीं चोरी। फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी उनको डिस्क्लोज कर दी। मैंने बताया कि मैं एएसपी हूँ, टेस्ट एफआईआर के लिए आया हूँ। उन दिनों मोबाइल फोन का प्रचलन नहीं था। तो मैंने कहा कि कुछ देर वहीं पर बैठिए। उनको बैठने के बाद करीब आधा घंटे मैंने वहाँ घटनास्थल पर बिताया, और उसके बाद जब हम वापस थाने पर गए तो तब तक जो मेरा साथी था उन्होंने अपनी एक एफआईआर दे दी थी, और सिर्फ आधी काटी जा चुकी थी। मैंने फिर वहां जाकर मुंशी को, हेड मॉडल को बताया, और थाना अध्यक्ष साथ में थे, उन्होंने बता दिया कि ये टेस्ट एफआईआर थी। तो वहीं से मैंने कैंसिल कर दिया कि ये टेस्ट एफआईआर है, उसको कट किया। फिर मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या क्या आपको देखने में मिला, क्या कमियां मिली एफआईआर लिखने में। तो उसने बताया कि मैंने कहा था कि हमें इस तरह से हम पैसे लेकर आ रहे थे, अपनी बहन के रिश्ते के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ पैसे हमने अपनी शर्ट में और कुछ बैग में रखे हुए थे। तो 5 लोग आए, उन्होंने हमारे पैसे छीन लिए और तमंचा दिखाकर भाग गए। तो मैंने कहा कि एफआईआर में तो ये लिखा गया। उन्होंने कहा नहीं, बस ये कटवा कर उन्होंने कह दिया कि ऐसा कीजिए कि भाई साहब आपके पैसे तो पूरे ही बरामद होंगे, लेकिन आप 3 आदमी लिखवा दीजिए इसमें कि 3 आदमी आए। तो इस तरीके से कई बार घटनाओं को छोटा कर उनको कुछ धाराएं बदलकर परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। जैसी घटना हुई है, जैसा रिपोर्ट किया गया उसकी एफआईआर उसी तरह पंजीकृत कर लेनी चाहिए, और जब विवेचना होती है तो विवेचना में अन्य बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। अब कई बार मेरे पास शिकायतें आती हैं कि थाने पर एफआईआर नहीं हो रही है, क्या किया जाए। अब हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। साथ ही यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है uppolice.gov.in, इसमें भी